नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे और जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके अंतर्गत जो मत्स्य क्षेत्र है जिसमें हमने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की बात की थी। इनमें से हमने धौलपुर प्रजामंडल को पढ़ लिया, उसके उपरांत हमने करौली प्रजामंडल को पढ़ लिया। इसके बाद में जो अलवर प्रजामंडल की दो क्लासें हैं उन दो क्लासों में हमने अलवर प्रजामंडल को भी विधिवत रूप से और गहनतम दृष्टि से पढ़ने का प्रयास किया था। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी इस मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे हमें एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल बनता हुआ नजर आता है भरतपुर प्रजामंडल। उस भरतपुर प्रजामंडल के अंदर घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वो महाराजा कृष्ण सिंह जी के समय की हो या फिर महाराजा कृष्ण सिंह जी को जब 1928 में हटा दिया जाता है और 1929 में उनके देहांत के उपरांत जब आपके शासक बृजेंद्र सिंह जी को बना दिया जाता है, तो उस समय कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई है, या राजनीतिक जन जागरण के लिए विभिन्न प्रकार के जो आयाम है, जो दृष्टिकोण है और जिनका संबंध हमारे भरतपुर प्रजामंडल से है या फिर भरतपुर की रियासत से है, उन सारी बातों को हम लेने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ, इस क्लास में भी कह रहा हूँ कि मैं 1938 के उस बिंदु से अपनी कक्षा को प्रारंभ नहीं करूंगा जहां पर हम देखते हैं कि 1938 के अंतर्गत आपके रेवाड़ी के अंदर आपके भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और वो एक पूरी प्रक्रिया बनती है जहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सह मंत्री, कोषाध्यक्ष विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां की जाती है। तो उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जहां पर हम ये बात करेंगे विद्यार्थियों की 1938 से पहले भरतपुर के अंतर्गत किस प्रकार से राजनीतिक जन जागृति काम आपके हुआ था। यहाँ पर हम भरतपुर प्रजामंडल को जब पढ़ेंगे तो मैं वो व्यक्तित्व को देने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। जैसे जब भरतपुर प्रजामंडल हम पढ़ेंगे तो उस भरतपुर प्रजामंडल के अंदर या भरतपुर रियासत के अंदर हमें दो शासकों के नाम नजर आते हैं। उनमें से एक शासक के विद्यार्थी आपके कृष्ण सिंह, इनके बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं मेरे हिसाब से, जहां पर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की रियासतों में हम जब भी आपके बात करते हैं ब्रिटिशों के विरोध की, जब भी बात करते हैं ब्रिटिशों का प्रतिरोध करने वाले, हालांकि वो निखर कर सामने नहीं आए हैं, बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष हमें विरोध नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक विरोध हमें प्रकट करते हुए नजर आ रहा है ब्रिटिशों के। उनमें मेवाड़ के शासक हमें भोपाल सिंह जी का नाम नजर आता है, अलवर के शासक जय सिंह जी का नाम नजर आता है और उसके बाद भरतपुर के शासक हमें कृष्ण सिंह जी का नाम नजर आता है। तो यहाँ पर मैं कृष्ण सिंह जी का जो कार्यकाल है, लगभग इनका कार्यकाल आपके सन 1900 से लेकर 1928 के बीच में, तो मैं उनकी इस कार्यकाल की बात करूंगा। इसके बाद में जो शासक बनेंगे विद्यार्थियों, उनका नाम है आपके बृजेंद्र सिंह। आपके ब्रिटिश सरकार ने अपने समर्थित आपके जो बृजेंद्र सिंह है उनको शासक बनाया था 1928 के बाद में। और हम इन दोनों शासकों के शासनकाल के दौरान भरतपुर में होने वाली जितने भी जो रियासती घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्थापना से जुड़ी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को बड़े विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कृष्ण सिंह से पहले चला जाऊं तो विद्यार्थियों जो शासक थे भरतपुर के आपके राम सिंह, उनको उन्हीं के एक नौकर की हत्या के आरोप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपके हटा दिया जाता है और सन 1900 के अंतर्गत आपके कृष्ण सिंह जी को शासक बना दिया जाता है। जब कृष्ण सिंह शासक बनते हैं तो अल्पवयस्क थे। ब्रिटिशों की एक नीति थी, वो हमेशा ही ऐसे व्यक्ति को शासक बनाते थे जो अल्पवयस्क हो, ताकि उनकी अल्पवयस्कता के पीछे आपके ब्रिटिश क्या करे, अपने ही कुछ लोगों की एक कमेटी बना दे या अपने ही समर्थित भारतीय लोगों की एक कमेटी बना दे, रिजेंसी बना दे, एक काउंसिल बना दे, एक संस्था बना दे और उस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश शासन क्या करता था, उस रियासत के अंदर शासन संचालित काम करने का काम करता था। और उस शासन संचालन के अंदर जो केंद्रीय भूमिका जिस पदाधिकारी की होती थी वो कहलाता था आपके रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। सामान्य सी बात यह है कि ऐसे बालक को आप राजा बना दो जो शासन कार्य नहीं संभाल सकता। फिर ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उन लोगों को शासन कार्यभार संभाल देती जो ब्रिटेनों का या ब्रिटिशों का सहयोग करते थे, उनका समर्थन करते थे और उस शासन के अंदर पॉलिटिकल एजेंट दखलंदाजी करता था। और उसी प्रक्रिया में आपके कृष्ण सिंह जी को सन 1900 में शासक बनाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात हमें ये नजर आती है 1918 के आसपास जाकर आपके कृष्ण सिंह जी को शासन के अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों जो कृष्ण सिंह है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा की, आधुनिक सोच वाले व्यक्ति हैं
और इनके थोड़े से जो विचार हैं, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन आंशिक रूप से ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हमें नजर आते हैं। जिस प्रकार हमने अलवर के अंदर के जयसिंह के कार्यकाल को देखा, जहां पर उन्होंने कई सारे आके सामाजिक उत्थान के कार्य किए, कई सारे राजनीतिक प्रक्रियाओं की स्थापना में अपना योगदान दिया, वैसा ही काम भरतपुर के अंतर्गत कृष्ण सिंह जी करते नजर आते हैं। कृष्ण सिंह जी ने अपने शासनकाल के दौरान भरतपुर के अंतर्गत कई नगर पालिकाओं का गठन किया, कई ग्राम पंचायतों का गठन किया। तो जब नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायत का गठन होता है तो जाहिर सी बात है, इन राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित होती नजर आती है। एक तरह से रियासत उत्तरदायी शासन की ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आती है। तो भरतपुर में जो नगर पालिकाओं के गठन की प्रक्रिया है, जो ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत आपके कृष्ण सिंह जी करते हैं। इतना ही नहीं, लोगों के अंतर्गत एक प्रकार से आपसी सामंजस्य, आपसी एक तरह से भावनात्मक संबंध विकसित करने के लिए, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए भरतपुर में सहकारी बैंकों की स्थापना करने का काम भी हमें कृष्ण सिंह जी करते हुए नजर आते हैं। इसके अगर बात करूंगा तो हिंदी को राजभाषा बनाने का काम भी विद्यार्थियों भरतपुर में कृष्ण सिंह जी ने किया था। हम देखते हैं कि राजस्थान के पूर्वी रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनमें समय समय पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कई सारे आंदोलन खड़े करते हुए नजर आते हैं। और उसी प्रक्रिया हम देखते हैं अलवर के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बनाने वाला काम आपके जयसिंह जी ने किया था। ठीक वैसे ही आपके भरतपुर के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बनाने का काम आपके कृष्ण सिंह जी ने किया। तो नगर पालिकाओं का गठन हो रहा है, ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है, सहकारी बैंकों की स्थापना हो रही है, हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल एजेंट की दखल अंदाजी को सबसे न्यून कर दिया था विद्यार्थियों भरतपुर के अंतर्गत कृष्ण सिंह जी ने। और इतना ही नहीं, आपको ये बात भी जानकारी होगी, भरतपुर के अंतर्गत जो बेगार व्यवस्था है, उस बेगार व्यवस्था को समाप्त करने का काम भी विद्यार्थियों एक तरीके से उस समाप्ति को कदम बढ़ाने का काम भी विद्यार्थियों आपके कृष्ण सिंह जी ने किया। तो कृष्ण सिंह जी का आप जितने भी काम देखते हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के संबंध में हो, चाहे ग्राम पंचायतों के संबंध में हो, चाहे बेगार व्यवस्था के उन्मूलन के संबंध में हो, या पॉलिटिकल एजेंट के दखल अंदाजी को समाप्त करना हो, हिंदी को राजभाषा बनाना हो, सहकारी बैंकों की आपकी स्थापना करनी हो, ताकि ग्रामीण समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, ये सारे के सारे काम विद्यार्थियों आपके कृष्ण सिंह जी कार्यकाल में हुए। इसलिए कृष्ण सिंह जो कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश विरोध का प्रतीक माना गया है, पूर्णतः नहीं लेकिन आंशिक रूप से तो बिल्कुल माना ही जाएगा। भरतपुर के अंतर्गत हमें सबसे पहले राजनीतिक जन जागृति का आपके एक प्रकार से विचारधारा का उद्भव हमें तब नजर आता है जब 1912 के अंतर्गत विद्यार्थी हिंदी साहित्य समिति का गठन होता है। तारीख याद नहीं रखनी है आपको, लेकिन जो संगठन स्थापित हो रहा है हिंदी साहित्य समिति, इसको जरूर आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगा आपके ये। तो जो भरतपुर के अंतर्गत शुरुआत में राजनीतिक जन जागृति को बढ़ावा देने वाला काम, एक प्रकार से संस्कृति और राजनीतिक विचारों को सम्मिलित करने वाला काम जो संस्था कर रही है, जो समिति कर रही है, उसका नाम है आपकी हिंदी साहित्य समिति। आपने जब भरतपुर प्रतापमंडल पढ़ा होगा तो आपने नाम सुना होगा जगन्नाथ दास अधिकारी या फिर आपके गंगा प्रसाद शास्त्री। तो जगन्नाथ दास अधिकारी, पंडित जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री जैसे व्यक्तित्व ने मिलकर इस समिति का गठन किया था। तो इन दोनों व्यक्तित्व के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो जगन्नाथ दास है, जगन्नाथ दास अधिकारी, इनको अधिकारी के नाम से, वैसे पंडित अधिकारी के नाम से ज्यादा इनको जाना जाता है। और इनके साथ में है गंगा प्रसाद शास्त्री। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुरुआत के अंतर्गत अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री ने भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक चेतना को बढ़ाने वाला काम किया था। दिल्ली से एक पत्रिका का संपादन हुआ था वैभव, इसका प्रकाशन करने का काम भी आपके जगन्नाथ अधिकारी ने किया था और इसका प्रकाशन हुआ था विद्यार्थियों आपके दिल्ली से। तो ये भी एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस वैभव पत्रिका के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन पंडित जगन्नाथ अधिकारी जी ने किया। भरतपुर में कुछ हद तक ब्रिटिशों को द्वारा किए जाने वाली जो एक प्रकार से गैर लोकतांत्रिक गतिविधियां है, एक तरह से निरंकुशवादी गतिविधि है, उसका विरोध करने का काम भी वैभव पत्रिका के अंतर्गत इन्हीं पंडित जगन्नाथ दास अधिकारी ने किया था। और हम जानते हैं कि भरतपुर पर कहीं ना कहीं कृष्ण सिंह जी शासन है, लेकिन वो भी उनके ऊपर भी आपके ब्रिटिश संस्था कार्य कर रही है। तो उनके दबाव में जगन्नाथ दास अधिकारी को एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बंदी बना दिया जाता है। हालांकि बाद में उनको रिहा भी कर देते हैं और एक अन्य मंदिर के अंतर्गत इनको महंत के रूप में आपके नियुक्त कर दिया जाता है। तो भरतपुर के अंतर्गत महाराजा के इर्द गिर्द जो हिंदी साहित्य समिति, उनके शासनकाल के इर्द गिर्द जो हिंदी साहित्य समिति गठित हो रही है,
उस हिंदी साहित्य समिति के जो जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री जी है, उन्होंने राजनीतिक जन जागृति का काम आपके किया है। इसी राजनीतिक जन जागृति को एक कदम आगे ले जाने वाला काम भरतपुर में जिस आंदोलन ने किया, वो आंदोलन था विद्यार्थी शुद्धि आंदोलन। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो आर्य समाज का आंदोलन है, शुद्धि आंदोलन बोलते हैं, उससे राजस्थान के कई सारे हमें क्षेत्र और व्यक्तित्व आपके प्रभावित होते नजर आते हैं। हमने जब आदिवासी विद्रोह पढ़ा था, तो वहां पर हमने गोविंद गिरी जी ने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। उन्होंने भी शुद्धि आंदोलन से प्रेरणा ली थी और जनजाति में होने वाले धार्मिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया था। ठीक यहाँ पर भी आपके भरतपुर के, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र वैसे भी आपके उत्तरी और पूर्व राजस्थान का क्षेत्र आर्य समाज से प्रभावित था, और यहाँ पे हमें आर्य समाज से प्रभावित होता हुई एक आपके आंदोलन नजर आता है विद्यार्थियों, आपके शुद्धि आंदोलन। आश्चर्य की बात यह थी कि इसके अंतर्गत तत्कालीन शासक कृष्ण सिंह जी शामिल थे। जो शुद्धि आंदोलन हुआ था, जिसमें ठाकुर देशराज हो गए, सावल प्रसाद चतुर्वेदी हो गए, रेवती शरण शर्मा हो गए, उनके साथ महाराजा कृष्ण सिंह जी का नाम भी आता है। तो कई बार इन व्यक्तित्व के नाम पूछते हैं, थोड़े से नाम उनको याद रखना। एक तो महाराजा कृष्ण सिंह भी इसमें शामिल थे। कृष्ण सिंह जी के बाद में ठाकुर देशराज, भरतपुर प्रजामंडल के आपके लोकप्रिय व्यक्तित्व आएंगे सामंत मल चतुर्वेदी, सामंत मल आपके चतुर्वेदी और रेवती शरण शर्मा। सब नाम आपको आगे डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, और रेवती शरण शर्मा, और इनके नाम आपको याद भी रखने, लोकप्रिय व्यक्तित्व है। और इस जो शुद्धि आंदोलन है, इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों को संस्कृति से जोड़ा, भरतपुर में होने वाले धार्मिक परिवर्तनों को रोकने का काम किया, और भरतपुर के लोगों के अंदर जो स्वयं की विचारधारा है, जो स्वयं की विचारधारा है, उसको लोकप्रिय बनाई। स्वयं का शासन होना चाहिए, स्वयं के जो स्वदेशी विचार है उनको अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्त्र उनको अपनाना चाहिए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना चाहिए, स्वयं के शासन, स्वयं के राज पर बल देना चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। ऐसी तमाम चीजों को बढ़ावा देने का काम इसी शुद्धि आंदोलन ने किया। अब आप कल्पना कीजिए, भरतपुर रियासत के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन के अधीन जब राजनीतिक उठापटक हो रही है, उस राजनीतिक उठापटक में वहां के शासक सहभागिता नजर आ रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप इस बात को सोच सकते होंगे कि ब्रिटिशों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी इसके प्रति। और ये प्रतिक्रिया का हमें परिणाम आगे दिखाई भी देगा, जब 1928 के अंतर्गत मैकेंजी को आपके प्रशासन देने के लिए इन्हीं कृष्ण सिंह जी पर दबाव डाला जाएगा कि आप प्रशासन मैकेंजी को सौंप दीजिए, और वो प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया के बीच कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के इर्द गिर्द आपके बोए गए थे। 1927 में आपके विद्यार्थियों, जो हिंदी साहित्य समिति है, या कई किताबों में हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आता है, उसका अधिवेशन विद्यार्थियों आपके भरतपुर में कराना तय हुआ। और आपको फिर से एक ऐसी चीज आपको दिखाई देगी, समझ में आएगी आपके, जब 1927 के अंतर्गत जब हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व ने भाग लिया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, जिसमें मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। तो आप देखेंगे इनके साथ मेरे हिसाब से जमनालाल बजाज भी वो शामिल थे। तो क्योंकि जमनालाल बजाज को हम अपने क्षेत्रीय नेता मान लेते, इसलिए मैं यह नाम नहीं लिख रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्तित्व ने भाग लिया था। तो कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, जो हम दूसरे एक बंगाल क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं, और मदन मोहन मालवीय उस समय के हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित चेहरे थे, और उन दोनों चेहरों का संबंध भरतपुर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जानेंगे इनके विचारों से कहीं ना कहीं भरतपुर की आम जनता प्रभावित होगी, और उनके विचारों से भरतपुर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की लहर उठेगी, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। 1928 के अंतर्गत विद्यार्थी जो कृष्ण सिंह जी थे, उन्होंने एक और घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, उसके और कदम बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन करूंगा, और उस समिति का नाम होगा विद्यार्थी शासन समिति। कृष्ण सिंह जी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो राजनीतिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हर बार चुनौती देते हुए नजर आते हैं। शुरुआत में सामाजिक स्तर पर कार्य करके उन्होंने समाज को एकजुट करने का काम किया, शुद्धि आंदोलन के समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, और अब 1928 में तो उन्होंने शासन समिति स्थापित करने की आपकी घोषणा कर दी। जब हम अलवर के अंदर पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं आपके अलवर के शासक जय सिंह ने जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन के अंतर्गत, तो वहां उन्होंने घोषणा की थी कि मेरा ये विचार है कि मैं जाकर अलवर के अंतर्गत एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करूंगा जहां पर संपूर्ण शासन अधिकार आम जनता को होगा, राजा यानी मैं तो केवल संवैधानिक मुखिया बना रहूंगा।
और इस घोषणा ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश को जड़े हिलाने वाला काम कर दिया है, क्योंकि उन्हीं के आपके एक प्रकार समर्थक, उन्हीं के सहयोगी जो आपके शासक हैं वो इनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और जनता की अधिकारों से जुड़ते हुए नजर आते हैं। और उससे जय सिंह से पहले ही भरतपुर के शासक कृष्ण सिंह जी ने यहाँ पर शासन समिति की स्थापना की घोषणा करने से ब्रिटिशों के अंदर एक प्रकार से हलचल पैदा कर दी। और ब्रिटिश अब इतनी सारी चीजों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो आपके ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल नहीं जाए। और 1928 के अंतर्गत ही भरतपुर के शासक कृष्ण सिंह जी को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मैकेंजी, नाम थोड़ा सा याद रख लेंगे, दीवान बोल दीजिए, प्रधानमंत्री बोल दीजिए एक प्रकार से, तो मैकेंजी को शासन के अधिकार सौंपने का दबाव डाला गया। और कृष्ण सिंह जी उस दबाव के अंदर हमें जूझते हुए नजर आए और उन्होंने अपने सारे शासन अधिकार मैकेंजी को सौंप दिए। कृष्ण सिंह जी को राजगद्दी से हटा दिया गया और 1929 के आसपास तो फिर कृष्ण सिंह जी का आपकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद में जो भरतपुर के नए शासक बनते हैं, ब्रिटिशों के समर्थक ही रहते हैं विद्यार्थियों, वे है आपके बृजेंद्र सिंह। इस प्रकार से प्रारंभिक जो भरतपुर की राजनीतिक उठापटक है उसको हम समझे, और उस उठापटक में हमने कृष्ण सिंह जी की भूमिका को देखा, हमने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना को देखा, हमने शुद्धि आंदोलन के अधीन किस प्रकार से नेतृत्व योगदान करते नजर आ रहे हैं, उसी समिति के सम्मेलन में किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग ले रहे हैं, और शासन समिति की घोषणा, इस पूरे घटनाक्रम की पराकाष्ठा थी। और उस पराकाष्ठा का परिणाम ये निकल कर आया कि कृष्ण सिंह जी को उनके गद्दी से हटा दिया गया। तो बातें थोड़ी सी आपके ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर आप कहीं भरतपुर प्रजामंडल का नाम नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनसे कितनी सारी बातें आपके वनडे एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र में पूछी गई है, तो चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमारी इसी प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ी भी रहती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात ये आती है कि जब आपके भरतपुर के अंतर्गत शासक को हटा दिया गया है तो क्या शासक शांत रहेंगे, जो आम जनता है वो शांत रहेगी? तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर हमें एक और व्यक्तित्व भरतपुर की राजनीति में उभर कर नजर आ रहे हैं, वो है आपके गोपीलाल यादव। हम गोपीलाल यादव के बारे में आगे पढ़ेंगे जब उनको भरतपुर प्रजामंडल का आपके अध्यक्ष बनाया गया था 1938 के अंतर्गत, मार्च 1938 के अंतर्गत। लेकिन उनकी जो राजनीतिक उभार है हमें इसके बाद दिखाई देती है। जैसे आपके कृष्ण सिंह जी को हटा दिया जाता है तो एक संगठन का निर्माण किया जाता है। उस संगठन का नाम है भरतपुर राज्य प्रजा संघ। इसका थोड़ा सा नाम याद रखेंगे भैया, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, यह संगठन बनाया गया। अब इस संगठन को मैं याद रखने के इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तकों में इसकी स्थापना को लेकर भी एक प्रकार का कंफ्यूजन बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि कुछ किताबों के अंतर्गत ये, जैसे आरपी व्यास साहब की पुस्तक है, उसमें नवंबर 1928 में इस संगठन की स्थापना की बात की गई है, जबकि जो विनीत परिहार की जो प्रजामंडल की किताब लिखी गई उसमें 6 जनवरी 1929 की तारीख आई हुई है। तो मैं 2 तारीखों से आपको यहाँ पर अवगत करवा देता हूँ। 1928 की तारीख आती है और 1929 की तारीख आती है, और मुझे नहीं लगता कि तारीख कहीं पूछी जाएगी। ये तो मैंने केवल आप किसी किताब से पढ़ो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर ने 1928 बताया तो 1929 कैसे आ गया, सर ने 1929 बताया दिया 1928 कैसे आ गया, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। इसके अध्यक्ष के रूप में गोपीलाल यादव नियुक्त हुए और इसके सचिव के रूप में ठाकुर देशराज नियुक्त हुए। थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी। इसके जो अध्यक्ष बने थे वे बने थे विद्यार्थी गोपीलाल यादव, और जो इसके सचिव बने थे वो सचिव आपके ठाकुर देशराज को बनाया गया था। शुद्धि आंदोलन में भी ठाकुर देशराज की भूमिका है, और हम देखेंगे जब भरतपुर प्रजामंडल बनेगा तो वहां पर उपाध्यक्ष की भूमिका भी ठाकुर देशराज निभाएंगे। अब मैंने ये आपको संगठन क्यों पढ़ाया, यहाँ पर क्यों बताया, जैसे ही आपके कृष्ण सिंह जी को हटाया गया तो उस कृष्ण सिंह जी को हटाने के विरोध में भरतपुर में एक प्रकार से विरोध की प्रक्रिया तेज हुई, ब्रिटिश शासन के विरोध की प्रक्रिया तेज हुई, और उस विरोध की प्रक्रिया के अंतर्गत जो संगठन बनकर आया उस संगठन का नाम था विद्यार्थियों भरतपुर राज्य प्रजा संघ। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ का संबंध भरतपुर से है, जहां पर भरतपुर के शासक को हटाने के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और उस विरोध के जो केंद्रीय बिंदु जो व्यक्तित्व नजर आते हैं वो गोपीलाल यादव और ठाकुर आपके देशराज है। और भरतपुर की रियासत आपको जाहिर है इस प्रकार की चीजें जहां पर हो रही है, तो समय समय पर बाद में जो ये विरोध करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वो गिरफ्तार भी किया जाता है, और इस विरोध को परिणाम नजर नहीं आता है, और बृजेंद्र सिंह आपके विधिवत रूप से भरतपुर के शासक बनते नजर आते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि शासक की गद्दी से हटाने के बाद में भरतपुर के अंदर संगठन बना है, उसी का नाम विद्यार्थियों आपके भरतपुर प्रजा संघ राज्य प्रजा संघ है, जिसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव और सचिव ठाकुर आपके देशराज बने। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके ये एक चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इन चीजों को आपको पढ़ना है थोड़ा सा, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी।
अब 1928 के बाद में इस भरतपुर राज्य प्रजा संघ के बाद में कैसी घटनाएं घटित हुई हैं, कैसे डिसीजन लिए गए हैं, किस प्रकार से विरोध किया गया है उन विरोधों को, और उस विरोध की सरकार ने फिर कैसी प्रतिक्रिया दी है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो भरतपुर आपके राज्य प्रजा संघ है उसका गठन हो चुका है, और अब इस भरतपुर राज्य प्रजा संघ के ही अधीन हमें भरतपुर में कुछ राजनीतिक उठापटक नजर आएगी। जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों उस समय की राजपूताना स्तर की सबसे बड़ी जो राजनीतिक संगठन है राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, और उसका अधिवेशन 1929 के अंतर्गत भरतपुर में करवाना तय हुआ। भरतपुर की रियासतों का ये मानना था, उनकी रियासतों के जो जन नेताओं का ये मानना था कि जब राजपूताना की इतनी बड़ी जो एक परिषद है, एक संगठन है, जब उसका सम्मेलन 1929 भरतपुर के अंदर होगा और उसके अंदर हम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाएंगे, जैसे उस समय बात चल रही थी सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किया जाएगा। तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इतना बड़ा संगठन, ये इतनी बड़ी परिषद का सम्मेलन जब भरतपुर में होगा तो जाहिर सी बात है कि भरतपुर की राजनीतिक घटनाओं में एक संगठन बनेगा, लोगों के अंतर्गत राजनीतिक विचार पनपेंगे, उनके अंतर्गत लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए चेतना जागृत होगी, और अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थियों इस परिषद का सम्मेलन भरतपुर में बुलाने का निर्णय लिया जाता है। और उसी निर्णय के अंतर्गत हमें सरकार की प्रतिक्रिया नजर आती है इस सम्मेलन को रोकने के लिए। सबसे पहले इसी भरतपुर राज्य प्रजा संघ के सचिव ठाकुर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ हमें एक मार्मिक बात नजर आती है, कहते हैं कि गांव था जुरहा, और जुरहा से 45 मील पैदल यात्रा करके विद्यार्थियों एक प्रकार से उनको पैदल घसीटते घसीटते ठाकुर देशराज को, वो भी भूखे और प्यासे, उनको भरतपुर लाया जाता है। ये मानवीय उनको यहाँ पर यातना ही देते हुए नजर आती है। जो इस भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अध्यक्ष थे आपके गोपीलाल यादव, उनके खिलाफ भी एक प्रकार से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है, और जो यहाँ नाम हमें महत्वपूर्ण नजर आ रहा है वो है विद्यार्थी माया शंकर, जिला मजिस्ट्रेट थे, थोड़े से लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, और भरतपुर राज्य प्रजा संघ से ये आपके हम कह सकते हैं कि लगाव रखते थे, उनके समर्थन की बात करते थे, जिला मजिस्ट्रेट के पद पर थे, और रियासती सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को से नहीं कर सकते जो उनके खिलाफ जाकर कार्य करे। तो माया शंकर जी को जिला मजिस्ट्रेट के पद से पहले ही, उनकी सेवानिवृत्ति से पहले एक लंबा अवकाश दे दिया जाता है। एक प्रकार से उनको हम कह सकते हैं कि जो उनके पद है उस पद से उनको हटा दिया जाता है अवकाश के नाम पर। तो हम ये सारी बातें देख रहे हैं विद्यार्थियों, भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अधीन हो रही है, और वर्ष था विद्यार्थियों 1929 का। अब ये 1929 की सारी घटनाएं हमें 1930 से जुड़ती आएगी, जब भारतीय या राष्ट्रीय स्तर पर एक सत्याग्रह हो रहा था, नमक सत्याग्रह। दूसरी भाषा में कहें तो से विनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, और राजपूताना के अंदर अलग अलग रियासतों में हमें विभिन्न जन कार्यकर्ताओं के द्वारा इस नमक आंदोलन के अंतर्गत अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नजर आती है। भरतपुर की सरकार भी इस आंदोलन से चिंतित थी। उसने सबसे पहले कुछ आदेश निकाले भरतपुर की सरकार ने। पहला आदेश तो यही निकाला कि भरतपुर रियासत में हड़ताल नहीं होगी, कहीं किसी राजनीतिक संगठन का अधिवेशन नहीं होगा, स्वदेशी को अपनाने वाली बात नहीं होगी, बहिष्कार के जो कार्यक्रम वो नहीं होंगे, गांधी टोपी नहीं लगाई जाएगी, तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगी। ये सारे एक विस्तृत रूप से कार्यक्रम, विस्तृत रूप से आपके बातों के रूप में, विज्ञापन के रूप में भरतपुर सरकार ने जारी किया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उठने वाली इस आंधी से भरतपुर अछूता नहीं रहा। भरतपुर के अंतर्गत विद्यार्थियों जो आपके हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के छात्र मदन गोपाल और विश्वम्बर, नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। एक तो नाम विद्यार्थियों मदन गोपाल, और मदन गोपाल के साथ में नाम आता आपके विश्वम्बर, दोनों नाम आपको याद रखें। दो छात्रों ने सबसे पहले जो ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके अंदर अपनी भूमिका सुनिश्चित की। उन्हें स्वदेशी सिद्धांतों को स्वीकार किया, विदेशी सिद्धांतों का बहिष्कार किया, तिरंगा झंडा फहराया, और जगह जगह पर गांधी टोपी ये पहनते थे और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का काम करते थे। तो भरतपुर के अंतर्गत भी हमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो नमक सत्याग्रह है, उसकी हमें एक गूंज सुनाई देती है, और उस गूंज का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें मदन गोपाल और विश्वम्बर नजर आते हैं। और 1930 की इस राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत ही भरतपुर के अंदर एक और व्यक्ति हमें नायक के रूप में उभर कर नजर आते हैं, वो है किशन लाल जोशी।
मुझे उस परीक्षा का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था कि 1930 के दशक के अंदर भरतपुर के अंदर राजनीतिक जन चेतना को संचालित करने में सबसे अग्रणी भूमिका जिस व्यक्तित्व ने निभाई थी, उनका नाम क्या है? तो वो नाम और कोई नहीं, विद्यार्थी किशन लाल जोशी है। हमने देखा था इससे पहले 1928-29 के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति आगे आए हैं वो है गोपीलाल यादव। लेकिन वहां 1930 का संदर्भ पूछने का कारण यह था कि 1930 के अंतर्गत नमक सत्याग्रह होता है। किशनलाल जोशी के नेतृत्व में एक जत्था विद्यार्थियों अजमेर में जाता है नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। अब हमारे मन में एक बात उठ सकती है कि अजमेर क्यों गए हैं? क्योंकि अजमेर चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वे स्थान था जहां ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष शासन था और नमक सत्याग्रह ब्रिटिशों के विरोध का प्रतीक था। तो अगर ब्रिटिशों का विरोध करना है तो उन्हीं के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और राजपुताना के अंतर्गत जो क्षेत्र ब्रिटिशों का प्रतिनिधित्व करता है वो और कोई नहीं था, अजमेर था। और इसलिए विद्यार्थियों में दिखाई दे रहा है यहाँ पर अजमेर के अंतर्गत किशनलाल जोशी के नेतृत्व में। वैसे खूब सारे नाम है, वीरेंद्र दत्त नाम भी नजर आता है, ठाकुर पूर्ण सिंह का भी नाम नजर आता है, तो कई सारे नाम है। लेकिन आज एक नाम आप याद रखेंगे यहाँ पर, जो किशनलाल जोशी है। 2-3 नाम और आप याद रखना चाहते हो तो वीरेंद्र दत्त का एक नाम याद रखना, वीरेंद्र दत्त का नाम आप याद रखना है, ठाकुर पूर्ण सिंह का नाम याद रखना। बस ये 3 नाम याद रखना तो मेरे अनुसार आपके चीजें सही हो जाएगी, ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछेंगे नाम। तो इस प्रकार से वैसे तो मेष चंद्र है, तथराम है, इंद्रमल है, अलग अलग नाम है, लेकिन 2-3 नाम है, पूर्ण सिंह, वीरेंद्र दत्त और आपके ये जो किशनलाल जोशी है, ये नाम लोकप्रिय है इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनके नेतृत्व में एक जत्था आपके अजमेर जाता है। फिर अजमेर में इन्होंने इस नमक सत्याग्रह के अंदर आपकी भूमिका निभाई। मदन मोहन लाल और गोकुल चंद्र दीक्षित, ये 2 नाम ये आपको अलग से और याद रखना है। मदन मोहन लाल और मदन मोहन लाल के साथ में गोकुल चंद्र वर्मा नहीं याद रखना, गोकुल चंद्र दीक्षित है, वो अब आएंगे, गोकुल चंद्र नाम आगे आएगा, गोकुल चंद्र दीक्षित। इन्होंने भी विद्यार्थियों से विनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका निभाई और 6 माह की जेल इनको भी हुई। इस तरह से मदन गोपाल हो गए, विश्वंभर हो गए जिन्होंने शुरुआत की, फिर किशनलाल जोशी, वीरेंद्र दत्त, पूर्ण सिंह, तथराम जैसे, इंद्रदत्त जैसे व्यक्तित्व अजमेर रवाना हुए। और फिर जो आपके गोकुल चंद्र दीक्षित है, मदन मोहन लाल है, इनको 6 माह की भी सजा हुई थी इस आंदोलन के दौरान। और इस तरह से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमें भरतपुर रियासत है उसका कहीं न कहीं विद्यार्थियों में सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है। बाद में ब्रिटिश सरकार और रियासती सरकार, क्योंकि रियासती सरकार शासक जो है बृजेंद्र सिंह ब्रिटिश समर्थक हैं, और उन दोनों की प्रतिक्रियावादी नीति की वजह से उनके हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाओं के कारण जो भरतपुर के जो एक प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व करता है वो अलग अलग स्थानों पर आपके चले गए, जैसे आगरा हो गया, जैसे रेवाड़ी हो गई, इसके बाद में भरतपुर। इन अलग अलग स्थानों पर जो भरतपुर में राजनीतिक चेतना जगाने वाले व्यक्ति बिखर गए ताकि गिरफ्तारियों से बच सके और आने वाले समय फिर से आपके संगठन बनाकर भरतपुर में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर सके। ये नाम मैंने इसलिए पढ़ाई यहाँ पर क्योंकि आप देखोगे भरतपुर प्रजामंडल वह प्रजामंडल है जिसका गठन 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी में हुआ था। तो वो रेवाड़ी नाम आपको रटना नहीं है, भरतपुर से ही लगता क्षेत्र है संयुक्त प्रांत का, जिसमें आगरा और रेवाड़ी वाले जो क्षेत्र आते हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले भागों में स्थित है आपके ये। तो आप देखोगे कि रेवाड़ी में इसलिए स्थापना हुई थी कि उस रेवाड़ी में प्रजामंडल की स्थापना से पहले ही भरतपुर के कई आपके सक्रिय कार्यकर्ता रेवाड़ी के अंदर मौजूद थे। कई ऐसे सारे आपके जन नेता है जो रेवाड़ी के अंतर्गत अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं स्कूलों के अंदर पढ़ाते थे। वहां पर छात्रों के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं को, उनके विचारों को प्रसारित करने का काम करते थे। तो रेवाड़ी वाली भूमिका 1930 में बन गई थी, जिसकी पूर्णता हमें 1938 में नजर आएगी जब भरतपुर के अंतर्गत प्रजामंडल बनेगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जब जन नेताओं को तितर बितर कर दिया है तो संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं, और यहीं से प्रजामंडल आंदोलन खड़ा करने की आपकी नींव स्टार्ट हुई थी। इस समय विद्यार्थियों एक और घटना घटित हुई थी, सितंबर 1937 का आसपास की घटना थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वह आपके एक स्थान पर यात्राएं कर रहे थे रेल के माध्यम से, तो और भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ भरतपुर के जो जन नेता है उनकी मुलाकात हुई। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई तो जाहिर सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन जो छात्र के रूप में या फिर व्यक्तित्व के रूप में जिनसे उनकी मुलाकात हुई है उनको राजनीतिक संगठन बनाने का सुझाव दिया था। और हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही प्रेरणा से सितंबर 1937 के अंतर्गत भरतपुर के अंतर्गत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी के अनुसार से एक भरतपुर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तो जो आपके
1937 है। 1937 के अंतर्गत भरतपुर में भरतपुर कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आपने अलवर प्रजामंडल पढ़ा था तो आपने देखा था अलवर के अंतर्गत 1933 में कांग्रेस कमेटी गठन हुआ था। फिर 1933 में गठित होने वाली कांग्रेस कमेटी ही 1938 में जाकर आपके अलवर प्रजामंडल के रूप में रूपांतरित हो गई थी। ठीक वैसे ही हमें भूमिका यहाँ नजर आ रही है, जब भरतपुर कांग्रेस कमेटी आपकी स्थापना सितंबर 1937 के अंतर्गत यहाँ हो गई थी। यहाँ पर हमें जगन्नाथ कक्कड़ का नाम नजर आता है, जिन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी समय यहाँ पर गोकुल चंद्र वर्मा शेर भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम भी आएगा, और यहीं पर मास्टर फकीर चंद का नाम भी आएगा। तो जो ये भरतपुर कांग्रेस कमेटी है, इसकी स्थापना के अंतर्गत हमें 3 व्यक्तित्व नजर आते हैं। एक तो नाम आया विद्यार्थी जगन्नाथ कक्कड़, इनका थोड़ा सा नाम, ये नाम थोड़ा सा आप याद रखना। इसके नाम नजर आता है विद्यार्थी गोकुल चंद्र वर्मा, और जो तीसरा नाम है विद्यार्थी मास्टर फकीर चंद्र। तो ये जो 3 व्यक्तित्व हैं, इन्होंने मिलकर आपके ये सितंबर 1937 में भरतपुर कांग्रेस कमेटी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से की। जो गोकुल चंद्र वर्मा है, ये इस कमेटी के मुख्य संस्थापकों में से थे, और गोकुल चंद्र वर्मा को शेरे भरतपुर के नाम से जाना जाता है। भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक जन जागरण के रूप में जो भीष्म पितामह की भूमिका नजर आती है, वो भी आपके गोकुल चंद्र वर्मा की नजर आती है। तो शेरे भरतपुर की संज्ञा भी गोकुल चंद्र वर्मा को दी जाती है, और भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों की जो भीष्म पितामह है, उसकी भूमिका के रूप में हमें गोकुल चंद्र वर्मा जी का नाम नजर आता है। और विद्यार्थियों, जब इसी प्रकार की आपके राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, भरतपुर कांग्रेस कमेटी गठन हो रहा था, कहने के भरतपुर के लोग, ये भरतपुर के जननेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस समय जो दीवान हैंकॉक थे, भरतपुर के जो दीवान हैंकॉक है, इन्होंने सबसे पहले विद्यार्थियों गोकुल चंद्र वर्मा को विद्यार्थियों गिरफ्तार किया। उसके बाद में जैसे गोकुल चंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया, तो जाहिर सी बात है कि भरतपुर के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें थोड़ी सी हमें शून्यता नजर आएगी। क्योंकि भरतपुर के अंदर आप देखोगे, भरतपुर राज्य प्रजासंघ बना, उसके बाद विद्यार्थी भरतपुर कांग्रेस कमेटी बनी, और इस भरतपुर कांग्रेस कमेटी से ऐसा लगा भरतपुर की सरकार को कि आने वाले समय में भरतपुर के अंतर्गत प्रजामंडल की नींव रखी जानी होगी, तो उस बात को पहले से कैसे रोक लिया जाए। तो भरतपुर के अंतर्गत विद्यार्थियों एक कानून बनाया गया, जिसका नाम था जाब्ता फौजदारी संशोधन एक्ट 1937 में। इस कानून को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, 1937 के अंतर्गत एक आपके कानून बना था, जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून। अब इस कानून में क्या था विद्यार्थियों, इस कानून में ये बात कही गई थी कि भरतपुर में जो भी राजनीतिक संगठन बनते हैं, उन राजनीतिक संगठनों को इस कानून के तहत आपके पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सरकार से सहमति लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, फिर सरकार अनुमति देगी, फिर उनका एक प्रकार से पंजीकरण होगा, फिर वो अपना कार्यवाही कर सकती है। लेकिन भरतपुर सरकार पहले से जो अपनी बात तय कर चुकी थी कि इस कानून के तहत वो किसी भी राजनीतिक संगठन को पंजीकरण की आज्ञा ही नहीं देगी। तो ये इसलिए बना दिया गया कि जब वो आज्ञा के लिए या पंजीकरण करवाने के लिए आएंगे, तब उस पंजीकरण को मना कर दिया जाएगा, उस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। तो भविष्य में होने वाले खतरों की पहचान कर ली गई है, और भविष्य में बनने वाले राजनीतिक संगठनों को रोकने के लिए और बन चुके राजनीतिक संगठनों को खत्म करने के लिए इस प्रकार कानून लाया गया। इस कानून को भरतपुर के अंतर्गत काले कानून की संज्ञा दी गई। तो भरतपुर का जो काला कानून है, भरतपुर का जो काला कानून है, उस काला कानून के नाम से जो एक्ट चर्चित रहा है, वो विद्यार्थी 1937 का जाब्तारी संशोधन कानून है। और इस तरह से हम देखते हैं विद्यार्थियों, भरतपुर के अंतर्गत इस एक्ट के कारण अब कोई संगठन बनाना आपके लाजमी नहीं रह गया है, वैधानिक नहीं रह गया है। वो पूरा वातावरण क्रिएट नहीं हो पा रहा है जहां पर कोई राजनीतिक संगठन खड़ा किया जा सके। इसलिए हम देखते हैं इस कानून के बाद में 1938 में जब भरतपुर प्रजामंडल बनता है, तो उसकी भूमिका भरतपुर में नहीं रची जाती है, उसकी भूमिका आपके रेवाड़ी में रची जाती है। रेवाड़ी के अंतर्गत ये भूमिका कैसे रची गई थी, तो थोड़ा सा आप इस बात को समझेंगे। किशनलाल जोशी और आपके ठाकुर देशराज। किशनलाल जोशी के नाम आपने देख लिया है। 1930 का जो दशक है वो किशनलाल जोशी जी का है, और उन्होंने आपके अजमेर के अंतर्गत नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो किशनलाल जोशी और ठाकुर देशराज विद्यार्थी रेवाड़ी जाते हैं। रेवाड़ी के अंतर्गत विद्यार्थियों जुबली ब्रहन अहिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, स्कूल नाम आप याद नहीं रखें।
उस स्कूल में कुछ भरतपुर के कार्यकर्ता अध्यापन का कार्य करवाते, जैसे जुगल किशोर चतुर्वेदी, जैसे आपके जो रेवती शरण शर्मा है, जुगल किशोर चतुर्वेदी है, गोपीलाल है, मास्टर आदित्येंद्र है, जैसे व्यक्तित्व पहले से ही इस सीनियर स्कूल से जुड़े हुए थे और वहां पर राजनीतिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। भरतपुर के अंतर्गत भविष्य में कैसे राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसकी रूपरेखा रेवाड़ी बनती हुई नजर आ रही थी। और रेवाड़ी के अंतर्गत ही जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है, जो जुगल किशोर चतुर्वेदी जो घर है, उस घर के अंदर ही 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। घर से यहाँ मुझे याद है, जब हम मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो वहां पर एक नाम आया था विद्यार्थियों, साहित्य कुटी। और हमने पढ़ा था कि जो साहित्य कुटीर है वो बलवंत सिंह मेहता का घर है और उसी साहित्य कुटीर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर भी एक ऐसा नाम आ रहा है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है, उन्हीं के घर पर विद्यार्थियों 4 मार्च, तारीख याद नहीं रखनी है, 1938 को जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई उसी प्रजामंडल को भरतपुर प्रजामंडल बोलते हैं विद्यार्थी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी विद्यार्थियों? रेवाड़ी। ये मकान कहाँ था विद्यार्थियों? आपके रेवाड़ी के अंदर। क्योंकि जुगल किशोर चतुर्वेदी हो गए, गोपीलाल यादव हो गए, मास्टर आदित्येंद्र हो गए, ये पहले से ही रेवाड़ी के अंतर्गत शिक्षा से संगठनों से जुड़े हुए जो आपके विद्यालय है, जो संस्थान है, वहां पर राजनीतिक गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। अब भरतपुर प्रजामंडल गठन हो गया तो इसका जो अध्यक्ष है वो आपके गोपीलाल यादव जी को बनाया गया और इनकी जो उपाध्यक्ष की भूमिका है वो रेवती शरण शर्मा और ठाकुर देशराज को निभाने के लिए दी गई। तो अध्यक्ष गोपीलाल यादव हो गए, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज हो गए और रेवती शरण शर्मा हो गए। जो महामंत्री है वो किशनलाल जोशी को बनाया गया और जो सह मंत्री है वो जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। जुगल किशोर चतुर्वेदी के लिए आपको बात याद रखनी है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। जैसे शेरे भरतपुर हमने नाम पढ़ा था, भरतपुर के अंदर भीष्म पितामह की भूमिका निभाने बात करी थी गोकुल चंद्र वर्मा की, ठीक वैसी ही बात यहाँ पर है। और कोषा अध्यक्ष की भूमिका मास्टर आदित्येंद्र को दी गई थी। तो ये थोड़े से नाम आप देख लेना भाई, नाम कई बार पूछे जाते हैं तो मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे जो भरतपुर प्रजामंडल है, इस भरतपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं, आप भी नाम लिख लेना, कई बार नाम पूछ लेते हैं भाई। वो अध्यक्ष बनाए गए आपके गोपीलाल को। इसी प्रकार इनके उपाध्यक्ष हैं, वो 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक तो ठाकुर देशराज को उपाध्यक्ष बना दिया गया है और दूसरा जो उपाध्यक्ष है वो है रेवती शरण शर्मा। इसके बाद में जो इनके महामंत्री बने हैं, इसके जो महामंत्री की भूमिका निभाई है वो किशनलाल ने निभाई है और जो सह मंत्री की भूमिका है वो सह मंत्री की भूमिका जुगल किशोर चतुर्वेदी ने निभाई है। और सबको पता है जो आपके कोषा अध्यक्ष की भूमिका है, जो आपके कोषा अध्यक्ष बनाया गया है वो मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया है। इस प्रकार से जो भरतपुर प्रजामंडल है 1938 में गठित हो चुका है और इसके जो अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा, महामंत्री किशनलाल जोशी, सह मंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, इन्हीं घर पर इस प्रजामंडल गठन हुआ था। राजस्थान के नेहरू के नाम से विख्यात है और कोषाध्यक्ष आपके मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपके भरतपुर प्रजामंडल का आपके गठन हुआ है और ये सारे नाम आपको रटने नहीं है, ऐसे बच्चों की तरह हाथों पर रटने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार इनको देखेंगे तो चीजें लिए आप थोड़ी सरल हो जाएगी, आपको याद भी रह जाएगी। इस प्रजामंडल के गठन के बाद जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कहीं रुकती हुई नजर नहीं आ रही है और मई 1938 के अंतर्गत जब इस अधिवेशन की बैठक हो रही थी शुद्धि सभा भवन, विद्यार्थियों आपके आगरा के अंतर्गत है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी स्थापना भी रेवाड़ी के अंदर हुई है। एक बात विद्यार्थियों में और यहाँ करना चाहूंगा कि कई ऐसे प्रजामंडल होते हैं जिनके अधिवेशन या जिनकी स्थापना रियासत से बाहर भी होती है। जब हमने बीकानेर प्रजामंडल पढ़ा था तो उसकी एक हमें पुनर्स्थापना कलकत्ता के अंदर दिखाई गई थी 1937 के अंतर्गत। इसी प्रकार मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं हमें भी नागपुर, अकोला, जलगांव, मुंबई जैसे क्षेत्रों में हमें स्थापित होती नजर आई थी। तो कई बार जब रियासत के अंतर्गत लोकतांत्रिक माहौल नहीं होता है तो उसका प्रजामंडल या उस प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय, इसकी शाखाएं राज्य से बाहर भी आपकी स्थापित कर दी जाती है। ठीक ऐसे ही हमें नजर आ रहा है 1938 में तो भरतपुर प्रजामंडल बना है, उसका अधिवेशन आगरा के अंदर शुद्धि सभा भवन में हो रहा है। ये आपके जो अधिवेशन हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण था, इस अधिवेशन में कुछ आपके निर्णय लिए गए थे।
जैसे एक निर्णय ये लिया गया था कि जो उत्तरी भारत में कार्य करने वाली है उत्तरी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उसका एक अधिवेशन आगरा के नजदीक विद्यार्थी स्थान है फतेहपुर सीकरी, वहां करवाने का डिसीजन लिया गया। आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे सवालों को। फतेहपुर सीकरी में ये आपके अधिवेशन कराना आपके तय हुआ, और उस समय की लोकप्रिय नेता जो मजदूर आंदोलनों से श्रमिक आंदोलन जुड़े हुए थे, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। जो एम एन रॉय है उनको कहा गया था कि आप इसकी अध्यक्षता करें। तो एम एन रॉय को जो उत्तरी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो अधिवेशन आगरा में होने वाला था, और उसकी अध्यक्षता करने के लिए विद्यार्थियों जिस व्यक्तित्व को बुलाया गया था उनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। राष्ट्रीय स्तर पर फिर से यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार विद्यार्थियों हिंदुस्तान टाइम्स के जो हिंदी भाषा के संपादक थे विद्यार्थियों सत्यदेव विद्यालंकार, उनको बुलाया गया। इसी तरह से विद्यार्थियों जो आपके अग्रसेन जो पत्रिका है उसके संपादक अबिन हरि जी को भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो आमंत्रित यहाँ पर फिर से राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय स्थापित करके भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब ये सम्मेलन होना था उससे पहले ही जो भरतपुर की सरकार है उन्होंने किसी प्रकार के राजनीतिक संगठनों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को और उन संस्थाओं को या फिर उन संस्थाओं जुड़े हुए अन्य जो संगठन है उनको विद्यार्थियों रोकने का काम किया। भरतपुर के अंतर्गत कई सारे ऐसे एक्ट बना दिए गए, कई ऐसे कानून लाए गए जहां पर अधिवेशन करने पर रोक लगा दी गई, बैठक करने पर रोक लगा दी गई। भरतपुर के लोगों को राज्य से बाहर किसी प्रकार संगठन बनाने, राजनीतिक संस्था बनाने, सम्मेलन करने पर भी रोक लगा दी। लेकिन फिर भी कितनी भी रोक लगा दी जाए लेकिन ये सम्मेलन रुका नहीं, और मानवेंद्र नाथ रॉय की अध्यक्षता के अंतर्गत विद्यार्थियों सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन जो हुआ है विद्यार्थियों उत्तरी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का हुआ है, और मानवेंद्र नाथ रॉय ने यहाँ पर अध्यक्षता की। उन्हें अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन किया, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन किया। लेकिन ये जो अधिवेशन हुआ है विद्यार्थियों, ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक और डिसीजन लिया गया था कि जो उत्तरी भारत के अंतर्गत विशेष तौर से जो आपके पूर्व राजस्थान है, तो पूर्व राजस्थान है, उस पूर्व राजस्थान के अंदर जैसे अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, उन चारों रियासतों के जितने भी राजनीतिक संगठन है, जितने भी राष्ट्रवादी नेता है, जितने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्वास में व्यक्ति है, उन सबको मिलाकर एक आपकी समिति बना दी जाएगी। और उस समिति के जो विद्यार्थियों जो कार्य होगा वो कार्य इस प्रकार से होगा कि चारों रियासतों के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे, चारों रियासतों में जो उत्तरदायी शासन की मांग है उस मांग के अंतर्गत समन्वय स्थापित कर दिया जाए, और इसके लिए एक 15 सदस्यीय विद्यार्थियों कमेटी बना दी जाएगी, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे विद्यार्थियों वो होंगे बिहारी लाल मोदी। इसका नाम थोड़ा सा आप याद रखना है, जो बिहारी लाल मोदी है इनको जो 15 सदस्यीय आपकी कमेटी बनी थी उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। अगर आप चीजों को याद रखने में विश्वास करते हैं तो थोड़ा सा आप इस क्रम को भी याद रखना कि 1938 के अंतर्गत तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है, और भरतपुर प्रजामंडल का एक प्रकार से अधिवेशन आगरा के शुद्धि सभा भवन में हुआ है। और उस शुद्धि सभा भवन में निर्णय लिया गया था कि उत्तरी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक सम्मेलन फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बुलाया जाएगा, क्योंकि ये आपके भरतपुर रियासत से जुड़ता हुआ क्षेत्र है। और इन सारे चीजों को रोकने के लिए भरतपुर सरकार ने कई प्रतिक्रियावादी कदम उठाए, लेकिन फिर भी इस परिषद का आपके अधिवेशन हुआ। मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसकी अध्यक्षता की, और उस अध्यक्षता के उस सम्मेलन में डिसीजन लिया गया कि पूर्व राजस्थान की जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जो करौली जो रियासतें हैं, उन रियासतों को जो राजनीतिक जनजागरण स्थापित करने और संस्थाएं हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको सम्मिलित करके, उनको समन्वित करके एक समिति या कमेटी गठित कर दी जाएगी। और उस कमेटी के निर्णयों को लागू करने के लिए विद्यार्थी 15 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, और उस 15 सदस्यीय टीम के जो मुखिया होंगे वो होंगे बिहारी लाल मोदी। और जो समिति बनी है उस समिति का जो मुख्यालय रखा जाएगा वो मुख्यालय विद्यार्थियों आगरा होगा, क्योंकि भरतपुर में किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाएं करना संभव नहीं था। अगर आप याद रखना चाहो तो भरतपुर पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद, अगर आप ऐसा लगे कि जो चारों रियासतें हैं तो उन चारों रियासतों का सम्मिलित जो आपका संगठन है किस नाम से जाना जाएगा, तो पूर्वी राजपूताना। आप याद रखना चाहो तो रख लेना भाई, पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद समिति। ये आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपके करौली के अंदर कार्य करेगी। और इसी समिति के लिए जो 15 सदस्यीय टीम बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके बिहारी लाल मोदी, और इसके जो मुख्यालय था इस समिति का, परिषद समिति का,
वो बना दिया गया था आपके आगरा को। अब 1938 के बाद में इस भरतपुर प्रजामंडल ने कैसे भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक जन जागृति को आगे बढ़ाया है, कैसे ये 15 सदस्यीय कमेटी काम करती है, आजादी तक किस प्रकार से चीजें आपकी चलती है और आजादी के उपरांत कैसे भरतपुर भी आपके राजपूताना एक अंग बनता है, उन सारी चीजों को हम हमारी अगली कक्षा होगी उसमें लेने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस चीज को पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार और पढ़ें। खूब सारे नाम है, खूब सारे संगठन है, कई सारी तारीखें हैं, कई व्यक्तित्वों के नाम भी आए हुए हैं। तो 3-4 बार पढ़ेंगे तो उस 3-4 बार पढ़ने के क्रम में हमें कुछ चीज याद रहेगी, कुछ चीज आपके समझ में आएगी। लेकिन एक चीज हम समझ चुके हैं कि भरतपुर प्रजामंडल पढ़ने के लिए केवल 1938 की तारीख पर हम नहीं जाएंगे। 1938 से पहले भी कई सारी संस्थाएं बनी है, कई सारे व्यक्तित्व आए, कई सारी घटनाएं हुई है जो हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर हमें प्रजामंडल समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए चीजें महत्वपूर्ण होती है। अब आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ें, समझें और अगली क्लास में हम 1938 के बाद होने वाली घटनाओं को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।